ये जी आप नोट्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो भी अभी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया है। तो ये सारे ग्राफ्स हैं, मतलब आप उसको समरी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं ताकि क्विक रिवीजन हो जाए। और उसके बाद मैं ये दूसरा आपको यहाँ पे पोर्शन दिखा देती हूँ। ये देखें जी, ये ग्राफ्स हैं सारे पोटेंशियल टाइम और उनका पावर टाइम में कन्वर्जन है, ठीक है। और इसी तरह ये भी कुछ ग्राफ हैं और ये स्मूदिंग है, इसकी ये समरी लिखी हुई है। आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ये भी ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हैं, ठीक है, जो हमने पहले भी डिस्कस की हैं। और ठीक है जी, ये भी एक समरी है, आपके लिए हेल्प हो जाएगी। और ये फार्मूलाज हैं एवरेज पावर के, बट याद रखिएगा कि ये जो फार्मूला एवरेज पावर के 4 बॉक्स में लिखे हुए ये सिर्फ़ और सिर्फ साइनोसॉइडल के केस के लिए एप्लीकेबल हैं। बिकॉज मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि साइनोसॉइडल में ही एक स्पेसिफिक टाइम पे आपका जो पावर है उसकी वैल्यू ज़ीरो होती है, ठीक है ना। वरना अदरवाइज़ स्क्वायर वेव में ऐसा नहीं होता। स्क्वायर वेव में पावर की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होती, क्योंकि एकदम से करंट डायरेक्शन चेंज कर लेता है, लेकिन ज़ीरो कभी भी नहीं होता। तो ये वाले जो फार्मूलाज हैं ये स्पेसिफ़िकली साइनोसॉइडल कर्व के लिए वैलिड हैं, जहाँ पे आपका जो पोटेंशियल का जो फार्मूला है वो v इक्वल टू वी नॉट साइन या कॉस ओमेगा टी होगा, और आई की भी वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी होगी। ये जी मई जून 12 का पेपर है, वेरिएंट 41, क्वेश्चन नंबर 6 है। ऑल्टरनेटिंग करंट में से ये देखें आपके सामने ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है और रेजिस्टर है आउटपुट पे, उसके पैरेलल में कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है जी। और उसके बाद ये दिखा रहे हैं स्मूदिंग, ठीक है। इन्होंने कहा है कि स्मूदिंग अकर हुई है कैपेसिटर की वजह से। और सबसे पहला जो पार्ट है वो कह रहे हैं यूज़ फिगर 6.2 टू डिटरमिन फॉर द एसी सप्लाई द पीक पोटेंशियल। तो पीक पोटेंशियल आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि वो आपकी वैल्यू है 4.0 वोल्ट्स, ठीक है। उसके बाद आपकी RMS वैल्यू उन्होंने मांगी है आपसे, तो वो आपको पता ही है कि VRMS जो है वो आ जाता है V नॉट ओवर √2। मैं आप लोगों से कहूँगी कि ज़रूर, बेशक 1 मार्क्स है, 1 मार्क का फार्मूला ज़रूर लिखें, वर्किंग ज़रूर करें, क्योंकि कभी कभार आंसर के मार्क्स नहीं होते बल्कि वर्किंग के समेत आंसर के मार्क्स होते हैं। तो सिर्फ अगर आपने आंसर लिखा होगा तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। आपको लाजमी फार्मूला के साथ वर्किंग करनी चाहिए ताकि आप सेफ साइड पे रहें। उसके बाद कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी निकालनी है और वो कह रहे हैं शो योर वर्किंग। तो अब आप फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? देखें जी, असल में मसला ये है कि ये इसकी जो इनपुट है वो कुछ ऐसे करके होती है, ठीक है। ये साइनोसॉइडल इनपुट होती है इसकी, और वो कन्वर्ट हुई हुई होती है किसमें जी, उसमें फुल वेव रेक्टिफिकेशन में। तो बैक साइड पे जो इसका जो एक्चुअल ग्राफ होता है वो कुछ ऐसे होता है। थोड़ा सा इसको रफ़ कर दिया, इसको नीट कर लेते हैं। तो ये कुछ ऐसे करके ग्राफ होगा, ठीक है जी। तो ये आपकी फुल वेव रेक्टिफिकेशन है और उसके बाद ये जो स्मूदिंग इन्होंने शो की हुई है। तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन से भी पहले अगर मैं आपको यहाँ पे इनपुट बना के दिखाऊं, यानी इनपुट असल में आपको पता है कैसी थी इसकी इनपुट, वो ऐसी थी इनपुट आपके असल में यूँ थी, ठीक है। जिसको आपने पहले क्या किया, आपने इसको सबसे पहले क्या किया जी, इसको फुल वेव रेक्टिफिकेशन में कन्वर्ट किया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपकी साइनोसॉइडल इनपुट थी वो पहले फुल वेव रेक्टिफिकेशन में कन्वर्ट हुई, उसके बाद तीसरा स्टेप इसके साथ स्मूदिंग हुई है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं क्लियरली कि वन वेव जो है वो यहाँ से यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, एक ट्रफ से एक क्रस्ट से दूसरे क्रेस्ट तक। तो इसका मतलब है कि जो आपका टाइम पीरियड होगा वो 5 से लेकर कहाँ तक जाएगा जी, ये 25 तक। तो 5 से 25 के दरमियान आपका 20 सेकेंड जो है वो आपका टाइम पीरियड होगा। और यहाँ से आप f इज़ टू 1/t, बल्कि ये मिली सेकेंड में है तो 20 इंटू 10⁻³ सेकेंड, तो ये आ जाएगा 1/20 इंटू 10⁻³ और फ्रीक्वेंसी आपकी बनेगी जी 50 हर्ट्ज़, ठीक है। ये इस तरह से चीज़ आप आई होप के समझ गए होंगे कि अगर स्मूदिंग का ग्राफ सिर्फ दिया हुआ है और आपने टाइम पीरियड निकालना है तो बड़े ध्यान से आपने इसको बैक साइड की स्टोरी जो थी वो याद रखनी है
कि बेसिकली स्मूदिंग कब हुई है, जब फुल वेव रेक्टिफिकेशन हुई थी और उसकी जो वेरिएशन है उसको डिक्रीज़ करने के लिए, स्मूथ करने के लिए उसके आउटपुट पोटेंशियल को आपने कैपेसिटर लगाया है। लेकिन उससे भी पीछे अगर आप सोचें तो इनपुट आपकी जो साइनोसॉइडल शेप थी वो ऐसी थी, और उसके हिसाब से जो है ना वो टाइम पीरियड ये बनता है। तो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड कंसिडर होगा, ठीक है। अदरवाइज़ आप ये यहाँ से लेकर ये वाला टाइम पीरियड भी कर सकते थे। लेकिन उसमें देखें, आपको मैं एक चीज़ क्लियर करूँ कि ये देखें, आपसे गलती हो सकती है कि आप ये वाला टाइम अगर ले लें, ठीक है, वरना अदरवाइज़ ये देखें, मतलब यहाँ से लेकर फिर यहाँ तक ये टाइम भी मालूम किया जा सकता है। ये अब गलत हो गया था नीचे वाला, ठीक है, ये ना कीजिएगा, ये मेरे से रॉन्ग हो गया। तो अदरवाइज़ आप ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो ग्रीन से शो किया वो भी 20 ही बनेगा। बट उससे बेहतर ये है कि ये मैं आपको मशवरा दूंगी कि क्रेस्ट से क्रेस्ट वाला टाइम लें, यानी कि ये वाला बेहतरीन है, क्वाइट इजी है कि एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट तक। लेकिन उसमें ये देख रहे हैं कि आप एक मिस हो रहा है, लेकिन आपको अगर अंडरस्टैंडिंग हो इस चीज़ की कि ये असल में ऐसे करके वर्किंग थी इसकी, ये ऐसे करके साइनोसॉइडल शेप थी। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि कैपेसिटर सी हैज़ कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफेरेड और आपने चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो फार्मूला बेसिकली सी इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा वी होगा, क्योंकि सी आपका कांस्टेंट है। तो इसके ऊपर कैपेसिटर के ऊपर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हो रही है, और यहाँ पे इस केस में जो स्मूदिंग वाले केस में आप देख सकते हैं कि कहाँ पे डिस्चार्जिंग हो रही है। बेसिकली आप देखें कि यहाँ से यहाँ तक डिस्चार्जिंग है, यानी ये जो टाइम है आपका, ये डिस्चार्जिंग का टाइम है। इस दौरान डिस्चार्जिंग हो रही है, और ये वाला जो पोर्शन है ये चार्जिंग का पोर्शन है। यहाँ पे आपका कैपेसिटर चार्ज होता है और इस पोर्शन में आपके कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग होती है। अच्छा, अब उन्होंने कहा है डिटरमिन द चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये आपने डेल्टा वी मालूम करना है, और कैपेसिटेंस की वैल्यू भी दे दी उसने, और सिंगल डिस्चार्ज में पोटेंशियल में कितना चेंज आ रहा है, दैट इज़ क्वाइट इजी। यहाँ से ये चेक कर लें जी, ये एक बॉक्स जो है आपका कितने का बनेगा, यानी 2 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो एक बॉक्स की वैल्यू आ जाएगी, और उसके बाद आप उसको चेक कर लेंगे। अच्छा जी, तो ये 1 बॉक्स जो है वो 0.4 के इक्वल बन रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपका पोटेंशियल की जो मिनिमम वैल्यू है वो 2.4 है। तो आपकी जो है यहाँ पे उसने कहा डिटरमिन द चेंज इन पोटेंशियल। तो चेंज इन पोटेंशियल मालूम करना था, तो मैक्सिमम पोटेंशियल माइनस मिनिमम पोटेंशियल की वैल्यू, तो चेंज पता चल जाएगी। 4 मैक्सिमम थी और 2.4 मिनिमम थी, तो यहाँ से जी माइनस करेंगे तो 1.6 वोल्ट्स का जो चेंज आ जाएगा, यानी डेल्टा वी इज़ 1.6। उसके बाद उसने कहा चेंज इन चार्ज निकालें, तो अब आपका ये फार्मूला यूज़ होगा, C इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा वी। आप वैल्यूज़ प्लग इन करेंगे C की और डेल्टा वी की, तो आपका जो चार्ज में चेंज आ जाएगा वो 8 × 10⁻⁶ कूलम्स आ जाएगा, ठीक है। कहते हैं शो दैट द एवरेज करंट इन द रजिस्टर इज़ दिस। तो ये जो आपने पीछे अभी देखा था कि कैपेसिटर के सामने, ये मैं आपको दोबारा पीछे ले जाती हूँ कि असल में ये है कि जिस टाइम पे आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, तो डिस्चार्जिंग हो रही है रजिस्टर के अक्रॉस। अगर मैं इसको ये देखें, बेसिकली होता ये है कि जब यहाँ पे आपका लेट से कि ये 4 वोल्ट पीक वैल्यू है, ठीक है, और यहाँ पे 0 वोल्ट है, जब इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, ठीक है, और आपको पता है कि जो अक्रॉस द रजिस्टर आपका जो पोटेंशियल है वो, यानी जो भी इनपुट पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है। मतलब ये एक अगर ये वाली साइड आपकी पॉजिटिव है फॉर एग्जांपल, अब मैंने कंफर्म नहीं किया इसको, मैं जस्ट फॉर द केस कह रही हूँ, तो ये साइड अगर पॉजिटिव है तो ये 4 वोल्ट्स है। तो पहले आपका कैपेसिटर चार्ज होता रहेगा, और फिर जैसे ही यहाँ पे वैल्यू पीक से कम होगी, यानी ये 4 से डिक्रीज़ होगी, मे बी ये 3.8 हो जाएगी, तो फिर आपका कैपेसिटर इस रजिस्टर के थ्रू डिस्चार्जिंग स्टार्ट कर देगा। ये इस साइड से ये डिस्चार्जिंग स्टार्ट कर देगा आपका कैपेसिटर। तो इसका मतलब है कि जिस टाइम पे डिस्चार्जिंग हो रही होगी, यानी आपका कैपेसिटर जिस टाइम के दौरान डिस्चार्ज हो रहा होगा, और सिर्फ उस दौरान इसमें करंट फ़्लो करेगा, सिर्फ उस वक्त करंट फ़्लो करेगा।
तो अगर ऐसा है कि करंट सिर्फ उसी टाइम पे फ़्लो कर रहा है जिस टाइम पे डिस्चार्जिंग हो रही है, तो वही उसने आपसे मांगा है कि आप एवरेज करंट बताएं कि इसके इक्वल है। तो अब हम आपको पता है कि करंट का फार्मूला होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तो डिस्चार्जिंग का आप टाइम ले लेंगे, यहाँ से जी नोट कर लें कि ये टाइम कितना बनता है। तो ये आपको पता है कि वन बॉक्स यहाँ पे 1 सेकेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 5, 6 एंड 7, तो 7 मिली सेकेंड आपका टाइम बन गया। 7 इंटू 10⁻³ और चार्ज में जो चेंज आपने ऊपर निकाली है 8 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है जी, इन वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे तो ये आपका जो करंट है एवरेज करंट वो 1.14 इंटू 10⁻³ एम्पियर आ जाएगा। उसके बाद इसने नेक्स्ट पेज पे ये कहा है कि यूज़ द फिगर 6.2 एंड द वैल्यू ऑफ करंट गिवन इन बी पार्ट 3 टू एस्टिमेट द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। कह रहे कि फिगर को यूज़ करें और बी के पार्ट 3 में जो आपने करंट निकाला है उसको यूज़ करें ताकि आप रेजिस्टर की रेजिस्टेंस निकाल सकें। अब फिगर में आपने क्या करना है, मसला ये है कि अभी अभी आप लोगों ने उस रेजिस्टर के अंदर एवरेज करंट जो है ना मालूम किया था, वो क्या वैल्यू निकली थी 1.14 इंटू 10⁻³ एम्पियर आपका एवरेज करंट निकला था। तो अगर आप एवरेज करंट यूज़ करें तो इस रेजिस्टर में जो एवरेज पोटेंशियल है वो मालूम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने V=IR का फार्मूला लगाया R निकालने के लिए, तो आप एवरेज करंट यूज़ कर रहे हैं तो पोटेंशियल भी एवरेज यूज़ करना है। तो चेंज इन पोटेंशियल नहीं यूज़ करना बल्कि एवरेज करंट यूज़ करना है। यानी मैक्सिमम वैल्यू अगर आपकी 4 है और मिनिमम 2.4 है, तो आपके पोटेंशियल की जो एवरेज वैल्यू है वो आ जाएगी 4 + 2.4 डिवाइडेड बाय 2। ये आपका एवरेज पोटेंशियल होगा। यानी एवरेज पे आपके रेजिस्टर के अक्रॉस ये पोटेंशियल है, यानी 4 भी था रेजिस्टर पे पोटेंशियल रेजिस्टर के क्रॉस, और मिनिमम वैल्यू जो आपके रेजिस्टर के क्रॉस रही है उस वो 2.4 रही है, तो फिर आप इसलिए उसका मीन ले लेंगे। ठीक है, और एवरेज करंट तो ऑलरेडी हमने कर ही लिया है, टोटल चेंज इन करंट लेके ओवर टाइम करके। ये जी ये है अक्टूबर नवंबर 22 का वेरिएंट 41 का क्वेश्चन नंबर 7, और ये कह रहे हैं कि आपके पास एक साइनोसॉइडल एसी वोल्टेज है और उसकी आरएमएस वैल्यू उसने आपको बताई है 4.2 और फ्रीक्वेंसी बताई है, और वो कह रहा है कि आपने पीक वोल्टेज को कंसिडर करते हुए शो करना है कि मैक्सिमम पावर आपकी 46 मिलीवाट है। तो फार्मूला लगेगा P=V²/R। रेजिस्टेंस उसने दे दी है कि ये है, और आपने बस पीक वोल्टेज ज़ाहिर निकालनी है। तो आपको फार्मूला पता है कि VRMS =V0/√2। यहाँ से आप पीक वोल्टेज निकालेंगे, इधर पुट करेंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू लगाएंगे, तो आपके पास खुद ब खुद पीक पावर आ जाएगी। अब पीक पावर की वैल्यू 46 मिलीवाट है, और आपने यहाँ पे 3 मार्क्स हैं इसके कि आपने एक कर्व बनाना है पावर डिसिपेशन का रेजिस्टर के क्रॉस। तो आपको पता ही है कि जब भी साइनोसॉइडल शेप हो, चाहे वो कॉज वाली है चाहे वो साइन वाली है, ग्राफ जो है ना वो एक ही टाइप का बनता है। यानी सारा ग्राफ पॉजिटिव में बनेगा, तो सारा ग्राफ पॉजिटिव का मतलब अगर तो साइन का कर्व है, यानी आपकी जो इक्वेशन है वो V=V0 साइन ओमेगा टी वाली है, तो ग्राफ यहाँ 0 से स्टार्ट करेगा, और अगर V=V0 कॉज ओमेगा टी वाली है तो ग्राफ ऊपर से पीक पोटेंशियल से शुरू करेगा। ठीक है, लेकिन अब चूँकि हमें पता नहीं है कि ये साइन वेव है या कॉज वेव है, उसने कुछ नहीं बताया, तो हम जनरली साइन वेव ले लेंगे और हम 46 के ऊपर इसकी पीक बनाएंगे। और अब इसमें ये है कि हमारा जो एक बॉक्स है वो 2.5 का है, और उसका हिसाब लगा के आप यहाँ पे 46 मार्क करेंगे, और टाइम पीरियड भी आपने पहले निकालना होगा F=1/T करके। ठीक है जी, 50 इंटू 10⁻³ और यहाँ से आपका टाइम पीरियड आ जाएगा। अच्छा जी, तो फिर हमने पीक जो है वो यहाँ पे रखेंगे। देखें मैंने काउंट किया कि एक स्मॉल बॉक्स 2.5 का है, तो ये 25 है, तो यहाँ तक 5 और आ जाएगा, तो ये 30 हो गया, ये 35 हो गया, ये 40 हो गया, और फिर ये 45 हो गया। तो 45 से थोड़ा सा ऊपर यानी 46 पे आपने रखना है।
तो एक बॉक्स अगर 2.5 का है तो ये इससे थोड़ा सा ऊपर जाएगा। और ये देखें टाइम पीरियड जब मैंने फाइंड आउट किया तो इट वाज 20 इंटू 10⁻⁻⁶, यानी ये 20 माइक्रो सेकेंड आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे आपकी वेव कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये आप इसको लेके जाएंगे ऊपर तकरीबन यहाँ तक, और फिर ये ऐसे करके शेप आएगी इसकी, ठीक है जी। ये और उसमें मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ है कि इसके 4 साइकिल आपने बनाने हैं कम अज़ कम। तो अगर आपने 4 साइकिल ना बनाए, मतलब ये ऐसे 4 हम्प्स आपने ना बनाए, तो वो आपको फुल मार्क नहीं देगा, यानी 1 मार्क जो है वो डिडक्ट हो जाएगा अगर आपने फुल 4 हम्प्स ना शो करवाए। अच्छा, अब अगर ये तो आपने बनाया ना इसका साइन को कंसिडर करते हुए, यानी मैंने ये एज्यूम किया है कि मेरा जो पोटेंशियल है वो साइन का है, तो ज़ाहिर पावर जो होगी वो साइन स्क्वायर का ग्राफ बनेगा जो मैंने अभी बनाया। तो अगर ये कॉज का होता तो यही वाली जो शेप है ऐसे चेंज हो जानी थी, यानी स्टार्ट इसने यहाँ से होना था 46 से फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये 1 मिनट 20 तक आपने वो कंप्लीट करने थे 2। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऐसे हो जाती, फिर ये ऐसे पीक आती आपकी, और ये देखें जी, ये 1 वेव की कंप्लीशन होनी थी इस तरह से करके। तो ये 1 वेव कंप्लीट हो जाती और फिर आप और इस तरह से बनाते, ठीक है जी। क्योंकि एक वेव की कंप्लीशन कैसे हो रही है, यानी एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट तक, क्योंकि ये तो आपका वो है ना कि नेगेटिव हाफ साइकिल पॉजिटिव में गया हुआ है, क्योंकि असली जो साइन वेव है वो तो ये, यानी कि जो एक्चुअल में आपकी वो कॉज वाली वेव है वो तो ऐसे है। वो तो पावर का ग्राफ, चूँकि नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव में ही, यानी जब आप नेगेटिव में पावर का फार्मूला लगाते हैं तो वो नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाती है, इसलिए आपकी जो एक वेव है वो बेसिकली आपको आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट हो रही है। तो इस तरह से शेप आएगी। यूज़ योर लाइन इन ए पार्ट 2 टू एक्सप्लेन वाई मीन पावर डिसिपेटेड इन रजिस्टर इज़ 23 मिली वॉट। कह रहे हैं कि इसके जो मीन पावर है वो 46 का हाफ होगी। आपको याद ही होगा कि एवरेज पावर जो होती है वो मैक्सिमम का हाफ होती है, ठीक है जी। तो ऑब्वियसली वो 23 होनी चाहिए, लेकिन आपने एक्सप्लेन करना है लाइन को यूज़ करते हुए। तो जब यूज़ योर लाइन कहा तो आप कहेंगे कि 23 के अबाउट जब मैं ये मीन पावर का ग्राफ बनाऊंगी तो जो आपका पावर का ग्राफ है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है अबाउट दिस लाइन 23 मिली वॉट। तो 23 मिली वॉट की लाइन असल में एक ऐसी एवरेज लाइन है जिसके अबाउट पावर टाइम ग्राफ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो दैट्स वाई वी कैन से दैट कि हमारी ये वाली जो लाइन है जो 23 मिली वॉट पे लगेगी वो एवरेज पावर को शो करी होगी। अगला पॉइंट जो है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। कह रहे हैं कि द ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इन ए इज़ नाउ अप्लाइड टू अ पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। एक्सप्लेन व्हाट हैपन्स टू द एयर सराउंडिंग द क्रिस्टल। तो अगर आपने एक एसी सप्लाई दिया है, एक पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल को आपने एसी सप्लाई दी है, तो क्या कह रहे हैं कि उसको क्या होगा, ये एयर को क्या होगा उसके सराउंडिंग में। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप एसी सप्लाई देते हैं तो आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी में, या यानी आपका ये जो है वाइब्रेट करता है। ये क्यों वाइब्रेट करता है? क्योंकि आपका जो क्रिस्टल है वो कंप्रेस होता है, ठीक है, और स्ट्रेच होता है, स्ट्रेच और कंप्रेस होता है मुसलसल। तो वाइब्रेशन डेवलप होती हैं और वो नियर बाय एयर के मॉलिक्यूल्स को भी पुश करेगा फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, जिसकी वजह से कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शंस जनरेट हो जाएंगी नियर बाय एयर में। जैसे आप ओ लेवल्स में पढ़ते थे, तो एयर के मॉलिक्यूल्स कंप्रेस होंगे और रिलैक्स होंगे, तो यहाँ पे ऐसे करके शेप आएगी। उसके बाद कहते हैं जी अ सेकेंड पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल इज़ प्लेस्ड इन द एयर नियर द फर्स्ट क्रिस्टल। एक और क्रिस्टल आपने यहाँ पे रख दिया, ठीक है जी। और क्या होगा कि ये वाइब्रेशन जब इस क्रिस्टल को हिट करेंगी तो ये जो आपका क्रिस्टल है वो ख़ुद ब खुद कंप्रेस और स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। वरना वैसे तो क्या सीन था कि आपके एसी सप्लाई ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट किया था मैकेनिकल एनर्जी में, तो वाइब्रेशन डेवलप हुई थी। यहाँ पे वाइब्रेशंस जब इसको हिट करेंगी, यानी एयर मॉलिक्यूल जो हैं वो उसको
क्रिस्टल को वाइब्रेट करवाएंगे तो वाइब्रेशंस कन्वर्ट हो जाएंगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में, यानी एसी सप्लाई डेवलप होगी, मतलब ईएमएफ इंड्यूस होगी। कैन आई एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ द सराउंडिंग एयर ऑन द सेकेंड क्रिस्टल। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा कि ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा एट द टर्मिनल्स ऑफ या अक्रॉस पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। ठीक है जी, तो ये आप लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है कि एयर में क्या था कि एयर सराउंडिंग एयर को क्या हो रहा है, तो हमने कहा कि कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन जनरेट होगी, लेकिन उसका ये भी बताना है कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी में लाई करेगी, क्योंकि 3 मार्क्स हैं तो फुल डिटेल आएगी आपकी यहाँ पे। तो यही है कि एसी जो है सप्लाई जब आप उसको देते हैं तो वो अल्ट्रासाउंड वेव जनरेट करती है, आपका पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल जो है वो ये जनरेट करता है। आ जाए जी, आ जाए जी। ये है फेब मार्च 2022 का वेरिएंट 42 और उसका क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें चार्ज और पोटेंशियल का ग्राफ है। इसका ग्रेडियंट हमें कैपेसिटेंस देगा और इसका एरिया अंडर ग्राफ हमें एनर्जी देगा, बिकॉज एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर इज़ 1/2 Q टाइम्स V। और चार्ज जो है वो 10⁻⁻⁴ के साथ है, यानी वाई एक्सिस पे आप देख सकते हैं कि मल्टीपल उसका लगा हुआ है। तो जब आप एनर्जी निकालेंगे तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। और ये कैपेसिटर लगा हुआ है जी, और चार्ज हो रहा है कैपेसिटर, जबकि 25 किलो ओम की रजिस्टर है जब वो उसका टर्मिनल एक्स पॉइंट पे है, लेकिन जब टर्मिनल वाई पॉइंट पर होगा तो कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज होगा, और डिस्चार्जिंग के सर्किट के वक्त उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो 220 किलो ओम होगी। ठीक है जी, अगले पेज पर आ जाते हैं। जो मेजर एक पार्ट है इसका, बी का सेकंड पार्ट, असल में मैंने वो करना है, उसके लिए क्वेश्चन जो है ना मैंने ये चूज़ किया है। तो खैर आप एनर्जी आराम से निकाल लेंगे 1/2 QV करके। और जब आपने टाइम कांस्टेंट निकालना है तो सिंपल सी बात है, टाइम कांस्टेंट इज़ R/C। तो याद रखें कि टोटल रेजिस्टेंस यूज़ होती है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ डिस्चार्जिंग सर्किट। ये डिस्चार्जिंग के वक्त आपकी अगर रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगी हुई हैं तो आपका उसके हिसाब से होगा सिस्टम, और अगर सीरीज़ में लगी हुई हैं तो टोटल रेजिस्टेंस आप निकालेंगे, सीरीज़ में ऐड हो जाएगी। और कैपेसिटर्स भी टोटल होती है, लेकिन कौन से केस में, डिस्चार्जिंग के सर्किट में जाहिर सी बात है जो भी कैपेसिटर्स आपके लगे हुए हैं, चाहे वो सीरीज़ में लगे हुए या पैरेलल में, उनकी टोटल कैपेसिटर्स यूज़ होके जो है ना आप आंसर निकालते हैं। यहाँ पे टाइम कांस्टेंट की वैल्यू से 3.3 दी हुई है और कह रहा है कि फुली चार्ज। अच्छा, अब इसमें उसने कहा है कि द फुली चार्ज कैपेसिटर इन ए स्टोर्स एनर्जी ई। जब वो फुली चार्ज होता है तो वो एनर्जी ई स्टोर करेगा। ठीक है, यानी इनिशियली जो भी उसके ऊपर चार्ज था स्टोर हो गया, उसकी वजह से उसके ऊपर पोटेंशियल जो होगा वो वी होगा। ठीक है, चार्ज जो स्टोर हुआ होगा वो क्यू होगा। ठीक है, और एनर्जी जो इनिशियली स्टोर हुई है वो ई है। मैं ये करके इन टर्म्स में आपको बता देती हूँ कि चार्ज जो है वो फुली जब कैपेसिटर फुली चार्ज होगा तो क्यू चार्ज है, पोटेंशियल उसका वी है और एनर्जी ई है, क्योंकि उसने यहाँ पे बताया है कि फुली चार्ज कैपेसिटर की ये सिंबल है ई का, तो मैंने उसी तरह वी और क्यू भी ले लिया। अब कहते हैं टी टाइम के बाद उसकी जो एनर्जी स्टोर है वो ई से डिक्रीज़ होकर E/9 होगी। यानी जब आप कैपेसिटर को डिस्चार्ज करेंगे, वो आपने देखा हुआ था यहाँ पे पिछले पेज पे कि वो कैपेसिटर की जो, अब यहाँ पे मेरा ख्याल है कि वो पेज मैंने डिलीट कर दिया, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि वो वाई टर्मिनल के साथ जब आपने इसको कनेक्ट किया था कैपेसिटर को नीचे वाले वाई टर्मिनल के साथ, तो नीचे जो रेजिस्टर 220 किलो ओम का लगा हुआ था उसके अक्रॉस लगाने से इसके ऊपर जो चार्ज है वो डिक्रीज़ होगा, क्यू से डिक्रीज़ हो जाएगा किसी और वैल्यू पे, मैं उसको क्यू प्राइम कह देती हूँ। और जैसे ही चार्ज इसका यानी कैपेसिटर पे से चार्ज डिक्रीज़ होगा, यानी कि क्या मतलब है चार्ज डिक्रीज़ होने का, यहाँ पे प्लस चार्ज था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज स्टोर हुआ था, जैसे ही मैंने उसको रास्ता दिया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आके इसको न्यूट्रल कर देंगे। तो यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल देती हूँ कि 6 कूलम चार्ज था तो वो न्यूट्रल होके 5 कूलम या 4 कूलम रह जाएगा। ठीक है जी, तो यानी ये चार्ज जो है इस पे से कम हो गया, तो Q से Q प्राइम हो गया। और अगर मैं V ले रही हूँ तो V से चार्ज कम होके V प्राइम हो जाएगा डिस्चार्जिंग की वजह से, और E से एनर्जी डिक्रीज़ होके E प्राइम होगी, लेकिन उसने उस एनर्जी की वैल्यू बता दी है कि वो E/9 है। अब इसमें जितना टाइम कंज्यूम होगा वो टाइम आपने मालूम करना है कि इसमें कितना टाइम लगा।
दैट इज़ क्वाइट ईजी। आपने फार्मूला याद किया हुआ होगा कि Q इज़ इक्वल टू Q नॉट ई रेज़ पावर माइनस T ओवर टॉ, लेकिन यहाँ पे Q प्राइम इज़ द रिमेनिंग चार्ज और इनिशियल चार्ज आपका Q है, तो ई रेज़ पावर माइनस T ओवर टॉ एक इक्वेशन ये लग सकती है टाइम मालूम करने के लिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि पोटेंशियल V प्राइम होगा जब उस पर से डिस्चार्जिंग होगी, और इनिशियल पोटेंशियल तो मैंने V लिया हुआ था तो आप वो लगा लें, ई रेज़ पावर माइनस T ओवर टॉ, ये इक्वेशन भी यूज़ हो सकती है। तीसरी जो डिस्चार्जिंग की इक्वेशन होती है वो I इज़ इक्वल टू आई नॉट ई रेज़ पावर माइनस T ओवर टॉ होती है, तो यहाँ पे आप I प्राइम ले लें कि करंट भी सर्किट में डिक्रीज़ करेगा जैसे जैसे आपकी डिस्चार्जिंग होगी। लेकिन ये इक्वेशन आप यूज़ करेंगे तो आपको थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि करंट निकालना पड़ेगा, जो कि क्वाइट वो है डिफ़िकल्ट टास्क। तो मेरा ख्याल है आप इसके साथ ना जाएं, आप इन दोनों के लिए सोचें। अब इनके लिए सोचना बहुत आसान है कि एनर्जी उसने बता दी कि एनर्जी E से E/9 हुई है। अब यहाँ पे एनर्जी की इक्वेशन डायरेक्ट अवेलेबल नहीं है, तो मुझे क्या करना है कि एनर्जी की इक्वेशन कोई सोच के पोटेंशियल के बारे में फ़ाइंड आउट करना है कि अगर एनर्जी E से E/9 हो रही है तो पोटेंशियल या चार्ज कैसे डिक्रीज़ होगा, कितनी अमाउंट से डिक्रीज़ होगा। तो वो एनर्जी की जो इक्वेशंस हैं वो आपके पास हैं, E इज़ इक्वल टू 1/2 Q इंटू V एंड E इज़ इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, ठीक है जी, एंड E इज़ इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर ओवर C। तो इनमें से ये एक इक्वेशन तो यूज़ इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि इसमें सारे के सारे वेरिएबल्स हैं। आप देखेंगे कि जैसे ही आप इसको डिस्चार्जिंग के सर्किट पे लगाएंगे तो चार्ज भी डिक्रीज़ होता है कैपेसिटर पे, पोटेंशियल भी डिक्रीज़ होता है और एनर्जी भी डिक्रीज़ हो रही है। तो ऑल द थ्री वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। तो हम प्रोपोर्शनैलिटी कैसे चेक कर सकते हैं? प्रोपोर्शनैलिटी चेक करने के लिए एक चीज़ कांस्टेंट होती है, तो हम ये इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं एनर्जी के लिए कि C कांस्टेंट है, तो एनर्जी की इक्वेशन एनर्जी की प्रोपोर्शनैलिटी पोटेंशियल के साथ, तो हम फिर ये इक्वेशन यूज़ करेंगे V और V प्राइम वाली, ठीक है। मतलब मैं कैसे करूँगी, मतलब मैं ऐसे करूँगी कि अगर E एनर्जी पे आपका पोटेंशियल CV स्क्वायर है, तो एनर्जी E/9 पे आपका जो पोटेंशियल होगा वो CV प्राइम स्क्वायर होगा, और फिर आप V प्राइम को V की टर्म्स में लिखेंगे। कैसे भला? कि 1/9 E ओवर E, यानी जिसकी टर्म्स में लिखना हो आप उसको नीचे डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे 1/2 CV प्राइम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/2 CV स्क्वायर, यहाँ से चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, 1/2 C कैंसिल हो गया, E भी कैंसिल हो गया, तो आपका जो V प्राइम है वो आ जाएगा 1/9 V प्राइम स्क्वायर सॉरी इज़ इक्वल टू 1/9 ऑफ V स्क्वायर। यहाँ से आप स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइडों पे, तो 1/3 ऑफ V आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये वाला जो V प्राइम है वो आप इधर प्लग इन करेंगे V प्राइम की जगह पे। देखें जी कैसे हो जाएगा, 1/3 ऑफ V इज़ इक्वल टू V ई रेज़ पावर माइनस T ओवर टॉ। यहाँ से जी V कैंसिल हो गया, तो 1/3 इज़ इक्वल टू ई रेज़ पावर माइनस T ओवर टॉ, और नेचुरल लॉग ले लेंगे दोनों साइडों पे, ठीक है जी। ये नेगेटिव में कोई नंबर आ जाता है और नेचुरल लॉग ऑफ ई आपको 1 देता है, तो माइनस T ओवर टॉ, और टॉ की वैल्यू तो पिछले पार्ट में 3.3 हमने निकाली हुई थी। दूसरा जो ऑप्शन है आपके पास वो ये है कि आप ये एनर्जी इक्वेशन यूज़ करके चार्ज निकाल लें, यानी Q प्राइम की वैल्यू निकाल लें इन टर्म्स ऑफ Q। बिल्कुल वही मेथड होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एनर्जी एंड Q स्क्वायर भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। सेम इसी तरह ही आप करेंगे जैसे मैंने किया, पहले चार्ज और एनर्जी की ये इक्वेशन लिखी, फिर प्राइम वाली Q प्राइम के साथ लिखी, फिर Q प्राइम की वैल्यू निकाली, Q प्राइम की वैल्यू इधर पुट की, और बिल्कुल इसी तरह इसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप कर सकते हैं जी।